वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे एक नए सब्जेक्ट कोड की। हालांकि सब्जेक्ट कोड तो पुराना है ये, लेकिन ये सब्जेक्ट कोड आपका हुआ करता था दोस्त पॉलिटिकल ऑनर्स के सेशंस में। मतलब जब हम पॉलिटिकल ऑनर्स से कभी भी ग्रेजुएशन करते हैं इग्नू से, तो हमारे पास ये सब्जेक्ट कोड जरूर होता था। इसका नाम है बीपीएससी 101। आप कहेंगे बिल्कुल सर, नाम है इसका पॉलिटिकल थ्योरीज दोस्त। ये बीपीएससी 101 और आपका जो इग्नू का सब्जेक्ट कोड है बीपीएससी 131। ये दोनों सब्जेक्ट कोड सेम ही है दोस्त। मतलब कोड अलग अलग है, लेकिन इनके अंदर का कंटेंट, इनका टाइटल सेम है, एज इट इज सेम है 100%। अब ये जो कोर्स है ये आपका ऑनर्स का भी कोर्स है, और अब ये जो बीएम कोर्स बनाया इग्नू ने, इसके अंदर भी इस कोर्स को पढ़ाया जाता है। तो मैं आपको इसकी दो बेहतरीन क्लास दूंगा जून सेशन के लिए, जिसमें एक इंग्लिश मीडियम की होगी, एक हिंदी मीडियम की। टॉप मोस्ट कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना। क्योंकि देखिए, ओवरऑल तो आप सभी बुक भी पढ़ते हैं, हेल्प बुक भी लेते हैं, नोट्स भी आप हमारे नंबर से ले सकते हैं, लेकिन आपको आवश्यकता होती है ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ की, कि सर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो डिफिकल्ट हैं आप उन्हें डिस्कस कर दीजिए, तो उनको ही डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़, अब सोल्ड असाइनमेंट हम प्रोवाइड करने लगे हैं दोस्त। तो सोल्ड असाइनमेंट यदि आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्म्स में, तो वो आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा, जाइए वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करिए। अब कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, आज की जो कंटेंट टेबल है, थोड़ा इस पर फोकस हमें करना है। कंटेंट टेबल पर थोड़ा सा फोकस करें तो आपको दिखाई देगा आज के हमारे टॉपिक्स। आज के हमारे टॉपिक्स है सिटीजनशिप, यानी नागरिकता। क्या होती है सिटीजनशिप, ठीक है। वेबर्स का जो कॉन्सेप्ट है लेजिटिमेसी का, लेजिटिमेसी का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर वैधता। वैधता का जो कॉन्सेप्ट किसने दिया है, आपका मैक्स वेबर ने दिया है दोस्त। उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। रेडिकल फेमिनिज्म के बारे में बात करेंगे। लियोटार्ड ने पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकवाद पर लियोटार्ड ने क्या विचार दिए। ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हैं, ये ऐसे नहीं डाले गए कि कोई उठाए गिरे कॉन्सेप्ट, क्योंकि बुक के अंदर ढेर सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो इजी हैं, जिन्हें हम पढ़ के खुद समझ सकते हैं। लेकिन ये वो कॉन्सेप्ट है दोस्त जिनको समझने के लिए अच्छी गाइडेंस की आवश्यकता है। प्रिंसिपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि जो आपकी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र होता है, उसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं। और वेलफेयरिज्म क्या होता है, आपका कल्याणवाद क्या होता है, ये भी एक विचारधारा। तो आप देख रहे हैं दीज ऑल आर थ्योरीज। डायरेक्टली क्या है, सारे सिद्धांत हैं दोस्त, पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज हैं ये सारी। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये बात हमें समझ में आ गई है। ये सारी क्या है आपकी, ये सभी की सभी आपकी सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज हैं। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले सिटीजनशिप, आपको पता है नागरिकता। नागरिकता एक हमारा स्टेटस होता है, जो कि कानूनी लीगल स्टेटस है, पॉलिटिकल स्टेटस है, जहां पर कोई व्यक्ति किसी भी स्टेट का क्या होता है, राइट्स का अधिकार होता है, और कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज का। रेस्पॉन्सिबिलिटीज से यहां पर क्या डिनोट करना चाहते हैं हम, ड्यूटीज, जिन्हें हम मोरल ड्यूटीज कहते हैं। यानी कि यदि हम किसी स्टेट के, किसी राज्य के, पॉलिटिकल साइंस के अंदर किसी देश को हम राज्य कहते हैं, यानी कि कंट्रीज स्टेट। तो जब हम किसी स्टेट के मेंबर होते हैं, है ना, सदस्य होते हैं, कैसे लीगल सदस्य होते हैं, और हमें स्टेट से, स्टेट गवर्नमेंट से कुछ राइट्स, कुछ ड्यूटीज़ मिलती है, तो यही हमारी सिचुएशन, यही हमारा स्टेटस सिटीजनशिप कहलाता है। और जब हम किसी के सदस्य होते हैं तो हम कहलाते हैं सिटीजन। तो सिटीजनशिप इज अ सिचुएशन और सिटीजन इज एन इंडिविजुअल। क्लियर दोस्त, चलिए। इट इज क्लोजली टाइड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी। ये सिटीजनशिप ही हमें क्या देती है, पहचान देती है, किसी देश राज्य से हमारा संबंध स्थापित करती है। और ये सिटीजनशिप ही हमें क्या करती है दोस्तों, पार्टिसिपेशन इन द पब्लिक लाइफ ऑफ नेशन। और यही हमें क्या करती है, किसी नेशन की पब्लिक कहलाने में मदद करती है। जब हम कहते हैं ना किसी देश की जनता, तो जनता आप तब बनेंगे जब आप उस देश के नागरिक होंगे, वरना आप उस देश की जनता नहीं, उस देश के क्या बन जाएंगे, विदेशी बन जाएंगे। क्लियर, बताइए आगे। देखिए टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप दोस्त। सिटीजनशिप कई तरीके की होती है, मेजरली तो यहाँ पर आपको दो तरीके की यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। देखिए, एक होता है बर्थ राइट सिटीजनशिप। बर्थ राइट सिटीजनशिप का मतलब क्या है, एक्वायर्ड बाय बीइंग बोर्न इन अ पर्टिकुलर कंट्री। मतलब क्या है, जिस जमीन पर, जिस मिट्टी में आपका जन्म हुआ, आप ऑटोमेटिकली उसके क्या बन जाते हैं दोस्तों, नागरिक बन जाते हैं। बात समझ में आई दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल सर। मतलब क्या है, मतलब ये, मान लीजिए मेरा जन्म, मेरे माता पिता कहीं के मुझे मैटर नहीं करता, यदि मेरा जन्म कहाँ पर हुआ है, मान लीजिए भारत में हुआ है, तो आपको भारत की सिटीजनशिप मिल सकती है। दूसरी चीज, नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप। नेचुरलाइज का क्या मतलब है, ग्रांटेड टू इंडिविजुअल हु मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स सच एज रेजिडेंसी एंड द नॉलेज ऑफ कंट्रीज लॉ एंड लैंग्वेज। नेचुरलाइज का मतलब यह है कि ये उस व्यक्ति को मिलेगी
जो नागरिकता के जितने भी लीगल कानून बनाए हैं उनका पालन करता हो। भाई हर देश की नागरिकता प्राप्त करने कुछ कानून है, यदि आप उन कानूनों का पालन करते हैं, देश की नॉलेज रखते हैं, तो आपको देश क्या दे सकता है, आप कहेंगे नागरिकता दे सकता है। इसे हम रजिस्टर्ड सिटीजनशिप भी कह सकते हैं दोस्तों, पंजीकृत सिटीजनशिप भी हम इसे कह सकते हैं। तो एक और तरीका होता है सिटीजनशिप को हासिल करने का, वो क्या होता है आपका रजिस्ट्रेशन। क्या होता है आपका रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्टर करा के क्या कर सकते हैं, अपनी सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। या फिर आपको कोई देश सिटीजनशिप ऑफर करने लगे तो वो भी एक तरीका होता है सिटीजनशिप को एक्वायर करने का। तो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दो मेजर टर्म है। किसी भी देश का सदस्य आप तब बनेंगे जब देश आपको कुछ राइट्स देता हो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता हो। इस चीज को समझिए। राइट्स, वोटिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज, प्रोटेक्शन अंडर द लॉ। मतलब राइट्स कौन कौन से मिलने चाहिए, यदि आप वोट दे पा रहे हैं, यदि आप आज़ाद हैं बोलने के लिए, अभिव्यक्ति के लिए, यदि आप वहाँ की सरकारी नौकरियों में अप्लाई कर पा रहे हैं और वहाँ का सरकार, वहाँ का कानून आपकी रक्षा करता है, तो आप उस देश के नागरिक माने जाएंगे। दूसरा, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ओबेइंग लॉज, मतलब आपका कर्तव्य यह है कि आपको उस देश का कानून मानना पड़ेगा। उस देश में यदि आप रह रहे हैं तो वहाँ पर टैक्स आपको देना पड़ेगा दोस्तों। और जितनी भी हमारी क्या होती है फंडामेंटल ड्यूटीज होती है, यू हैव टू फॉलो। ठीक है। अगर मॉडर्न की बात करें दोस्तों, तो मॉडर्न समय में आप देखिए, मॉडर्न समय में सिर्फ नेशनल नहीं रह गई है हमारी सिटीजनशिप। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सिटीजनशिप। दोस्तों आज के समय में कोई व्यक्ति एक देश का नागरिक तो होता ही होता है, साथ साथ ही इज और हर क्या हो सकता है, आप कहेंगे सर वो यूनिवर्सल सिटीजन है। जैसे आप देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आती है, पूरी दुनिया में सतत विकास की बात आती है, तो हर व्यक्ति को अपने देश से ऊपर उठकर क्या करना पड़ता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करना पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को आज के समय में उसकी आइडेंटिटी को यूनिवर्सल माना जाने लगा है और व्यक्ति को यूनिवर्सल सिटीजन कहा जाने लगा है। वैश्विक नागरिकता का सिद्धांत हम इसे कहते हैं। वेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी। अब लेजिटिमेसी के बारे में वेबर्स क्या कहते हैं, वेबर, मैक्स वेबर आपने नाम सुना होगा, इनके बारे में बात करेंगे। मैक्स वेबर जो हैं वो एक जर्मनी के सोशोलॉजिस्ट है, समाजशास्त्री हैं। ठीक है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था आपका लेजिटिमेसी का। लेजिटिमेसी का मतलब क्या होता है कि किसी भी सोसाइटी के अंदर ऑथोरिटी कैसे मिलती है। देखिए दोस्त, ऑथोरिटी का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं अधिकार, प्राधिकार। कोई भी व्यक्ति, जैसे हमारे देश के अंदर हमारी जनता के लिए महत्वपूर्ण फैसले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनका कैबिनेट लेता है और उनके द्वारा बनाए गए फैसलों को हम लीगल मानते हैं, इसे ही हम अथॉरिटी कहते हैं दोस्त। जब जनता अपने अधिकार किसी को सौंप दे, अपने लिए फैसले लेने का अधिकार, ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब जनता अपने लिए फैसले लेने का अधिकार किसी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन को सौंप देती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अथॉरिटी कहते हैं दोस्त। और ये अथॉरिटी लीगल कैसे बन सकती है, इसी सिद्धांत को लेजिटिमेसी थ्योरी का है मैक्स वेबर की। मतलब समझे, मतलब यह है कि लेजिटिमेसी का मतलब होता है पावर इज एक्सरसाइज इन वेरियस, आप कह सकते हैं वेज, परसीव्ड एज जस्टिफिकेबल बाय दोज गवर्न्ड। मतलब क्या है, जो शक्ति है उसको कई तरीके से हासिल किया जा सकता है, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका है सत्ता का वैध तरीका, जहां पर कानूनी तौर पर आपको यह अधिकार है कि आप दूसरों की लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हर सरकार के अंदर बनाई गई पुलिस व्यवस्था को ये वैध अधिकार है कि वो शांति बनाने के लिए दूसरों के क्या कर सकती है, आप कहेंगे दूसरे की लाइफ को कंट्रोल कर सकती है। समझ रहे हो, ये है लेजिटिमेसी। अब लेजिटिमेसी यानी ऑथोरिटी। ऑथोरिटी आपको कैसे कैसे लीगली मिलती है, ट्रेडिशनल ऑथोरिटी है ना, फिर आती है आपकी, इसे कहते हैं चेरिस्मेटिक ऑथोरिटी, रेशनल लीगल ऑथोरिटी। मतलब जब आपको ताकत मिलती है, पावर मिलती है, वो कई तरीके से मिल सकती है। देखिए कैसे, बेस्ड ऑन स्टेबलाइज्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, मोनार्कीज, जैसे आप राजतंत्र की बात करते हैं, जैसे आज के समय बड़ा नेपोटिज्म हम कहते हैं कि बाप का बेटा, अगर राजा है तो राजा का बेटा राजा ही बनेगा, तो दैट इज आपका नेपोटिज्म सिस्टम, मोनार्की जिसे आप कहते हैं। तो मोनार्की से आपको अधिकार मिल गया, किसी साम्राज्य पर राज करने का अधिकार यदि मेरे पिता को था तो मुझे भी मिल जाएगा और फिर मेरे आगे मेरी संतानों को मिलेगा। ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी होता है ना। ये भी क्या है, लेजिटिमेसी, सत्ता को वैध करने का एक तरीका है ना, कि मैं वैध राजा क्यों हूं, क्योंकि मेरे पिता राजा थे तो मैं भी वैध पूर्ण से राजा हूं। दूसरा है आपका, इसे आप कह सकते हैं एक तरीके से चमत्कारिक प्राधिकार, मतलब अराइजेस फ्रॉम द पर्सनल अपीयरेंस लीडरशिप क्वालिटीज। जिस व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज दोस्तों होती हैं, वो व्यक्ति इस वाली श्रेणी के अंदर आता है। जैसे हमारे क्रांतिकारी नेता, फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी,
जब तक हमारे गांधी जिंदा थे, देश के लिए महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए अक्सर गांधी को ही पूछा जाता था। उनकी बातों को लोग क्या मानते थे? पत्थर की लकीर मानते थे। तो क्या वो किसी राजा के बेटे थे? आप कहेंगे नहीं। अपनी लीडरशिप क्वालिटीज के कारण जनता ने अपनी अथॉरिटी गांधी के हाथ में दी थी। ये वैधता का दूसरा तरीका है। तीसरा है रेशनल लीगल अथॉरिटी। जैसे आप कुछ लोग IAS IPS बन जाते हैं तो उनके पास ढेर सारे आपके पावर्स आ जाती हैं, अधिकार आ जाती हैं, और ये पावर लीगल भी होती हैं, है ना। अगर ये लीगल है तो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये पावर हमें रूल से मिली है, लॉज से मिली है, मेहनत से मिली है, जैसे ब्यूरोक्रेट्स को जो मिलती है और लोकतंत्र के अंदर जो मिलती है। अब यदि हम मोदी जी की बात करें तो मोदी जी ना तो मोनार्की सिस्टम से आए हैं, है ना, और ना आप कहेंगे कोई रिवोल्यूशनरी लीडर रहे हैं, है ना, स्वतंत्रता सेनानी तो नहीं है, लेकिन उनकी जो आप कहेंगे खास बात है वो है रूल्स एंड लॉस। मतलब वो डेमोक्रेसी के अंदर एक महत्वपूर्ण लीडर बन के उभरे हैं। तो लीगलिटी उनको मिली, लीगल तरीके से वो क्या बने? आप कहेंगे सर लीगल तरीके से वो अथॉरिटी उन्होंने हासिल की है देश के प्रधानमंत्री की। बात समझ में आई? बताइए। तो ये है सत्ता को वैध कराने के 3 तरीके, जो हमें कौन बताते हैं? मैक्स वेबर बताते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका रेडिकल फेमिनिज्म का। इसको और समझना आपको कि क्या होता है आपका रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म इज अ ब्रांच ऑफ फेमिनिज्म। यानी फेमिनिज्म बहुत तरीके का होता है, आपने सुना होगा, है ना दोस्त। उनमें से एक है आपका लिबरल फेमिनिज्म भी होता है, उदारवादी नारीवाद जिसे आप कहते हैं, लेकिन यहां पर रेडिकल है। दैट सीक्स टू एड्रेस एंड डिसमेंटल द रूट कॉज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। मतलब ये किस पे फोकस करता है? ये फोकस करता है रूट कॉज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि जो लैंगिक असमानताएं हैं, हम जो स्त्री पुरुषों में भेद करते हैं, इसका जड़ कारण क्या है ना। रूट कॉज कहते हैं जड़ कारण, कहां से ये जेंडर इनइक्वालिटी पैदा हो रही है, इसको समझने की कोशिश करता है हमारा रेडिकल फेमिनिज्म। बात समझ में आई? और वो ये कहता है कि इसकी जड़ जो है वो पैट्रियार्की सिस्टम है, पितृसत्तात्मक समाज, जहां पर पिता के बाद सारे अधिकार बेटे को सौंपे जाते हैं या फिर किसी न किसी मेल को ही सौंपे जाते हैं, जहां पर मेल को ही पावरफुल माना जाता है, महिलाओं को वीकनेस का प्रतीक सिंबल बना दिया है। इस पैट्रियार्कल सोसाइटी जिसमें आप कहेंगे मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, मेल डोमिनेंस है, वहां पर महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है उसे ही हम रेडिकल फेमिनिज्म के अंदर पढ़ते हैं दोस्त। बात समझ में आई दोस्त? ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये बात करता है हमारी जेंडर ऑपरेशन की। यानी कि आप देखिए, जब एक जेंडर को तो बहुत आगे बढ़ाया जाता है, मेल जेंडर को, और फीमेल जेंडर को समाज में दबाया जाता है, इसे आप जेंडर ऑपरेशन कह सकते हैं। पैट्रियार्कल सिस्टम, पैट्रियार्कल सिस्टम मैंने भी बताया आपको, पितृसत्तात्मक जो समाज है, जहां पर क्या होगा आप देखिए इनइक्वालिटी देखने के लिए मिलती है। ट्रेडिशनल सोसाइटल स्ट्रक्चर मस्ट बी रेडिकली चेंज टू अचीव जेंडर इक्वालिटी। ये जो ट्रेडिशनल सोसाइटल स्ट्रक्चर है, आपने सुना होगा कई बार कि महिलाओं को 4 दीवारों के अंदर रखा जाना चाहिए, पर्दे में रखा जाना चाहिए, वो वीक है, उनके साथ घर का एक मेल जरूर बाहर जाना चाहिए। ये जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है ना, या फिर आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग है, वो भी आपके रेडिकल फेमिनिज्म को जन्म देता है, जहां पर ये कोशिश करता है जानने की कि इक्वालिटी को तो तभी लाया जा सकता है जब ट्रेडिशनल सोसाइटी स्ट्रक्चर समाप्त होगा, पैट्रियार्कल सिस्टम समाप्त होगा, और किसी भी एक जेंडर को दबाना बंद करेगी सोसाइटी, तभी बात बन पाएगी। ठीक है। तो उन्हें क्या क्या राइट्स चाहिए महिलाओं को? सबसे पहली बात तो उनके पास रिप्रोडक्टिव राइट्स होने चाहिए। रिप्रोडक्टिव राइट्स का मतलब क्या है? सेक्सुअल राइट्स एक तरीके से, है ना। जैसे कि आप देखिए, शादी के बाद महिला का सेक्सुअल इंटीमेशन कर्तव्य मान लिया जाता है सोसाइटी के अंदर, भले उसका मन हो या ना हो। इसे हम कह सकते हैं, इसे रख सकते हैं रिप्रोडक्टिव राइट्स के अंदर, है ना। कब संतान को जन्म देना, इस फैसले को लेने में महिलाओं को भी अधिकार होना चाहिए। क्रिटिक ऑफ जेंडर रोल्स, जेंडर रोल्स जहां पर पुरुषों को आगे बढ़ाया जाता है उसको क्रिटिसिज्म करना चाहिए, और थोड़े से सोसाइटी के स्ट्रक्चर में चेंज होने जरूरी है। तो इस बारे में बात करता है आपका रेडिकल फेमिनिज्म। क्लियर? बताइए। यहां तक आपको बात क्लियर हुई हो तो हम थोड़ा सा आगे चलेंगे दोस्त। नेक्स्ट है आपका लियोटार्ड्स व्यूज ऑन पोस्ट मॉडर्निज्म। लियोटार्ड जो है पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकवाद पर क्या कहते हैं? पूरा नाम है इनका, आप याद रखिए, जीन फ्रांसियस आपके लियोटार्ड। फ्रेंच के फिलोसोफर है, फ्रांस के रहने वाले हैं दोस्त। इन्होंने पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में काफी कुछ कहा है, उत्तर आधुनिकवाद के बारे में। उनकी एक किताब है जिसका नाम है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशंस। क्या नाम है दोस्तों? पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। इसमें उन्होंने कहा है क्रिटिक्स मॉडर्निस्ट नरेटिव्स एंड एक्सप्लोर्स हाउ नॉलेज एंड ट्रूथ आर कंस्ट्रक्टेड।
जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो जितने भी आधुनिकवादी हैं उनके सख्त खिलाफ खड़े हुए हैं, और इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर ये बताया है कि कैसे नॉलेज और कैसे आप कहेंगे ट्रूथ सोसाइटी के अंदर क्रिएट होता है ना। वो कहते हैं, लियोटार्ड वास्तव में ये कहते हैं कि जो मॉडर्निज्म है ना, ये मॉडर्निज्म कुछ नहीं है, मॉडर्निज्म सिर्फ इज अ ट्रेड ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज का व्यापार है। मेरे पास नॉलेज है फॉर एग्जांपल पढ़ाने की, मैं अपनी नॉलेज बांट रहा हूँ सर्विस सेक्टर में और पैसे कमा रहा हूँ। वही सेंस क्या है दोस्तों आपका पोस्ट मॉडर्निज्म में। लियोटार्ड कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी नॉलेज को ट्रेड करता है, हर व्यक्ति अपनी नॉलेज को पहले बढ़ाता है, कुछ समय तक सभी करते हैं ये चीज़, पढ़ाई लिखाई करते हैं, और फिर उसी नॉलेज को बेच बेच कर क्या करता है, पैसे कमाते हैं, और इस प्रक्रिया को हम मॉडर्निज्म कह रहे हैं, और वो इसके सख्त खिलाफ खड़े हुए थे। क्लियर। अब देखिए उन्होंने बेसिकली कहा क्या। उन्होंने कहा सबसे पहले, लियोटार्ड चैलेंजेस यूनिवर्सल थ्योरीज लाइक मार्क्सिज्म, एनलाइटमेंट, रेशनैलिटी, एडवोकेटिंग फॉर लोकलाइज्ड डाइवर्स पर्सपेक्टिव। उन्होंने ये कहा कि जितनी भी यूनिवर्सल थ्योरीज है, जिनको ये मान लिया गया है कि ये हर देश हर दुनिया के हर हिस्से के लिए सत्य है, जैसे मार्क्सिज्म को मान लिया गया है कि लेबर क्लास के साथ हमेशा क्या होता है, आप कहेंगे भेदभाव होता है, वो इस प्रकार की सभी थ्योरीज को चैलेंज करते हैं, कहते हैं ये सही नहीं है, और वो कहते हैं कि अलग अलग व्यू को अपनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी हम मॉडर्निज्म की तरफ बढ़ सकते हैं। दूसरा वो क्या कहते हैं, knowledge post modern society is decentralized and viewed as a contingent rather than absolute। मतलब क्या है, उन्होंने ये कहा कि पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में जितनी तरीके से हम जिस तेजी से हम मॉडर्निज्म की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर हम मॉडर्न बन रहे हैं, उसमें नॉलेज का सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है। डिफरेंट कंटेक्स्ट एंड कल्चर प्रोड्यूस देयर ओन ट्रूथ्स। उन्होंने ये भी कहा कि जिसे हम ट्रूथ मानते हैं, है ना, वो हर कंटेक्स्ट में हर कल्चर में अलग है। सच है ये बात। ये एक अच्छा, दो वर्च्यू मैं आपको बताता हूं, एक व्हाट इज गुड, अच्छा क्या होता है, और ट्रूथ, सच क्या होता है। ये दोनों ऐसे फिलोसॉफिकल वर्ड हैं आपके, वर्च्यूज आप कह सकते हैं, जो अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग अर्थ देते हैं। हाईलाइटिंग द रोल ऑफ लैंग्वेज इन शेपिंग रियलिटी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लैंग्वेज है इसका भी बहुत बड़ा रोल है दुनिया को मॉडर्न बनाने में। तो नॉलेज का रोल और आप कहेंगे लैंग्वेज का रोल बड़ा है मॉडर्निज्म वर्ल्ड में, ये चीज आपको याद रखनी है। लियोटार्ड आइडियाज अंडरस्कोर द इंपोर्टेंस ऑफ प्लूरलिज्म, यानी कि वो अपने आइडियाज में सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि किसी एक थ्योरी या एक पर्सपेक्टिव से सोचने की बजाय हमें बहुलवाद पर फोकस करना है, प्लूरलिज्म। दुनिया डाइवर्स है, डाइवर्सिटी से भरी हुई है, ढेर सारी लैंग्वेजेस हैं, ढेर सारे ट्रेडिशंस कस्टम्स हैं, ढेर सारे बिलीफ्स हैं। इवन ट्रूथ को यदि हम देखें तो सच्चाई, सत्य को मानने के लिए अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग है। तो इस डाइवर्सिटी को हमें अपनाना है और इसे एक रिसोर्स मान के चलना है। यही उनके विचार थे पोस्ट मॉडर्निज्म पर। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी समझते हो आप, जहां पर हमारे द्वारा चुने गए हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब हमारे लीडर्स हमारे ऊपर शासन करते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है गवर्नेंस का, शासन करने का, जहां पर सिटीजन्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। बस इतना काफी है आपके लिए कि जहां पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, मतलब अपने देश के लीडर्स को क्या करते हैं, खुद चुनते हैं, और फिर ये लीडर्स क्या करते हैं, उनके लिए डिसीजन लेते हैं। भाई सीधी सी बात है। अब अगर हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं तो 140 करोड़ लोगों की सुन के डिसीजन लेना बहुत कठिन हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में वो 140 करोड़ लोग कुछ लोगों को चुनते हैं MP MLAs के रूप में, और वो हमारे लिए क्या करते हैं, फैसले लेते हैं। ठीक है। कोर प्रिंसिपल्स क्या है, सबसे जरूरी है दोस्तों, पावर रिसाइड्स विद द पीपल। मतलब क्या है, असली शक्ति लोगों में है, लोगों के हाथ में ये चीज है कि वो किसको अपने ऊपर फैसले लेने का अधिकार देंगे। अपने वोट के माध्यम से हमें डिसाइड करेंगे कि कौन हमारे लिए फैसले लेगा। दूसरी चीज, ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स है दोस्तों, ये डेमोक्रेटिकली चुने जाते हैं, मतलब लोग इनको चुनते हैं। तीसरी चीज, यहां पर आप कहेंगे कानून का शासन होता है। मतलब कानून का शासन का मतलब क्या है, यदि इवन कानून बनाने वाले भी कानून को तोड़ते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जा सकता है। इसी कारण हमारे देश के अंदर आप कहेंगे जो जुडिशरी सिस्टम है, न्यायपालिका वाला सिस्टम है, उसको बिल्कुल अलग रखा गया है। इलेक्टेड ऑफिशियली आर आंसरेबल टू द पीपल। मतलब क्या है, जो भी हमने लोगों को चुना है, जिन भी लोगों को हमें चुना है, अगर हमसे हमारे अंदर उनके लिए कोई भी सवाल है तो उन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी यहां पर होती है, आप कह सकते हैं दोस्त, जवाबदेही। यदि कोई सरकार कोई कानून बनाती है और हमें गलत लगता है तो हम उस पर सवाल पूछ सकते हैं, वो अलग बात है, वो जवाब नहीं देते कई बार। प्लूरलिज्म की बात आती है दोस्त,
यहाँ पर डाइवर्सिटी को कोई डेंजर नहीं माना जाता देश के लिए, और यहाँ पर देश की सरकार लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है। यदि ये 4-5 कोर प्रिंसिपल्स आपको किसी देश के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो दैट इज आपका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। वो कैसी डेमोक्रेसी होगी? आपकी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगी दोस्त। चलिए, एडवांटेज क्या होता है दोस्तों? डिसीजन मेकिंग अच्छे से हो पाती है, मोनार्की की तरह नहीं जो मर्जी चाहा बना दिया, है ना। फैसिलिटेट गवर्नेंस, शासन अच्छे से चल पाता है दोस्तों ज्यादा पॉपुलेशन में, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो कम लोग जल्दी फैसला ले पाएंगे। अलाउज फॉर प्रोफेशनल पॉलिसी मेकिंग, और ये पॉलिसी मेकिंग प्रोफेशनल लगती है। थोड़ा सा चैलेंज क्या है जो हर देश में डेमोक्रेटिक कंट्री में है? करप्शन, है ना दोस्त। और दूसरी चीज क्या है? डिसकनेक्शन बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब क्या है? पब्लिक और नेताओं के बीच अच्छा वार्तालाप न होने के कारण पब्लिक की समस्याओं को नेता लोग समझते नहीं है, ये भी चैलेंज है। और करप्शन, है ना, वही वाली बात के इतना देश के विकास के लिए हमारे पास पैसा है, लगाया कुछ भी नहीं जाता, ये चीज आपको याद रखनी है। लास्ट आपका बचता है वेलफेयरिज्म। इसको और मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, देन वी विल ओवर द क्लास। क्लियर दोस्त? बताइए। तो वेलफेयरिज्म रेफर्स टू अ पॉलिटिकल सोशल फिलोसफी। ये एक फिलोसफी है जो कहती है रोल ऑफ द स्टेट इन एंश्योरिंग द वेलबींग ऑफ द सिटीजन। सीधी सी बात है, वेलफेयरिज्म में आप देखिए एक शब्द है वेलफेयर, और वेलफेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों? कल्याण। कल्याण का सेंस सीधा सोसाइटी से। तो एक ऐसी स्टेट जहां पर जो गवर्नमेंट है, गवर्नेंस है, शासन है, वो जनता के कल्याण के लिए काम करता है, ऐसे सिद्धांत को आप वेलफेयरिज्म कह सकते हैं। इसके अंदर होता क्या है दोस्तों? कोशिश की जाती है कि जितनी भी भेदभाव है, इनइक्वालिटीज है, उनको कम किया जाए। भेदभाव नहीं होना चाहिए, तभी कल्याण हो पाएगा। हमें लोगों को पेंशन्स देनी है, अनएम्प्लॉयमेंट में बेनिफिट, बेरोजगारी भत्ता देना है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज देनी है, तभी लोगों को सेफ्टी सिक्योरिटी फील होगी। एवरीवन हैज टू एक्सेस टू बेसिक सर्विस, लाइक हर व्यक्ति के पास बेसिक सर्विस जैसे एजुकेशन, रहने के लिए घर, और आप कहेंगे देखभाल के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी हो, वेलफेयरिज्म है। दूसरा, एडवोकेट्स फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशंस टू अचीव सोशल जस्टिस, है ना दोस्त। सोशल जस्टिस को अचीव करना है, यानी समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेलफेयर स्टेट। अब वेलफेयर स्टेट कितने तरीके की होती है? आप देखिए, कुछ होती है लिबरल सोसाइटीज, जैसे अमेरिका में बात करें तो अमेरिका जो है आपको पता है लिबरलिज्म वाली डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वहां पर वेलफेयर स्टेट कैसी है? लिबरल है। ये इन लोगों का ये मानना होता है कि यदि मार्केट अच्छी होगी, देश की इकोनॉमी अच्छी होगी, तो वेलफेयर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बात समझ आई? मतलब ये डायरेक्टली गरीबी को मिटाना नहीं चाहते, ये देश का प्रोडक्शन बढ़ाने पर फोकस करते हैं। कंजर्वेटिव वेलफेयर स्टेट क्या है दोस्त आपकी? कंजर्वेटिव वेलफेयर में आती है आपके ऐसे जर्मनी। इनकी क्या सोच है? प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल फैमिली रोल्स। ये कहते हैं कि यदि आपको सोसाइटी का कल्याण करना है तो सोसाइटी को उनके ट्रेडिशन से जुड़े रहना देना चाहिए, तभी कल्याण हो सकता है। जो ट्रेडिशनल रोल है ना, जैसे राजा का रोल होता था कल्याण करना, तो वही डेमोक्रेटिक कंट्री में नेता का होना चाहिए। दूसरी आती है सोशल डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट, जैसे कि आपकी स्वीडन, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर क्या होता है? आप देखिए, यहाँ पर ज्यादातर योगदान सरकार का रहता है, यानी सरकार ही ज्यादातर बेहतरीन कार्य कर रही होती है जनता के लिए। तो वेलफेयरिज्म को अच्छा तो माना गया, लेकिन इसमें बहुत सारी बुराइयां की गई। जैसे जो वेलफेयरिज्म है, इसमें ज्यादातर आप देखिए सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, तो यहाँ पर डिपेंडेंसी क्रिएट हो सकती है कि देश की जनता बिल्कुल हाथ पैर फेंक दे और वो कहे हम नहीं करेंगे कुछ, हमारे लिए सब कुछ कौन करेगा? सरकार। ऐसा हुआ भी है वेलफेयरिज्म में। आप देखिए अमेरिका में तो नहीं, बल्कि यूएसएसआर में आप देखें, सोवियत संघ में जब सोशलिज्म आया तो वेलफेयरिज्म ऑटोमेटिकली आया, तो यूएसएसआर की पूरी जनता सिर्फ और सिर्फ सरकार पर डिपेंड हो गई। डिपेंडेंसी बढ़ गई तो सरकार पे क्या हो गया? आप देखिए परेशानी क्रिएट होने लगी। अब यदि सरकार को परेशानी होगी तो टैक्सेस बढ़ाएगी, सीधी सी बात है, और जैसे ही टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे जनता और भूखी मरने लगेगी, और आप कहेंगे अनस्टेबल इकोनॉमी क्रिएट होगी। तो ये कुछ बेहतरीन सिद्धांत थे दोस्त जो मैंने आपको बताए। 3 महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्त। पहली चीज तो यह है कि आपको यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर हम प्रोवाइड करेंगे, है ना। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर यदि आप व्हाट्सएप हमें करते हैं, ठीक है दोस्त, ये फ्री पीडीएफ तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, हमारी एप्लीकेशन पर भी मिलेगी, डाउनलोड कर लेना। इस नंबर पर आपको हमारे नोट्स, है ना, नोट्स या गेस्ट पेपर यदि आपको चाहिए वो भी मिल जाएंगे, और सोल्ड असाइनमेंट की पीडीएफ्स भी अब हम यहाँ पर क्या करते हैं दोस्त, प्रोवाइड करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने लेटेस्ट सोलो असाइनमेंट हमसे ले सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।